हेलो फ्रेंड, इजी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे पीएफसी पावर सप्लाई के बारे में। ये जो पावर सप्लाई देख पा रहे हो, एक एलसीडी का पावर सप्लाई है। इसी तरह का जो पावर सप्लाई आती है जिसको पीएफसी पावर सप्लाई बोलता है, उसी पावर सप्लाई के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। देखिए, फील्ड पे जो लोग पहले से काम कर रहा है उन लोगों को तो पता है पीएफसी पावर सप्लाई के बारे में, लेकिन जो लोग फील्ड पे नया है वो लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके बेसिक के बारे में जान लेंगे। उसके बाद ये वाला जो पावर सप्लाई है एक सोनी एलसीडी का, ये डेड कंडीशन पे है। मेरे पास एक सोनी एलसीडी रिपेयरिंग होने के लिए आया है डेड कंडीशन पे। मैंने भी इसको पावर लगा के अभी तक नहीं देखा कि इसका हालत क्या है। बेसिक जानने के बाद हम लोग इसको रिपेयरिंग करके देखेंगे इसमें क्या क्या तकलीफें हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके बेसिक को जान लेते हैं। देखिए, पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एसएमपीएस का ईएमआई सेक्शन, क्योंकि कोई भी पावर सप्लाई पे पहले एसी इनपुट दिया जाता है। हम लोग पीएफसी पावर सप्लाई के बारे में पहले से ही एडवांस तक क्या क्या सिस्टम है उसको जानेंगे। पहले क्या करेंगे, ईएमएमसी सेक्शन को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आगे आगे बढ़ के एक एक सेक्शन को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड। तो पहले एमएमसी सेक्शन पे क्या रहता है, एक फ्यूज और एक थर्मिस्टर रहता है। क्योंकि ये वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों को से अपील करता हूँ, चैनल पे एसएमपीएस का बहुत सी वीडियो में बेसिक से लेके कैसे एसएमपीएस बनता है सबका वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके बना के रखा हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो। देखने के बाद ये वीडियो भी आप लोगों को और भी अच्छा समझ में आएगा। देखिए, उसके बाद क्या आता है, एक वेरिएस्टर आता है एमओबी। एमओबी का काम क्या है, ये जितना वोल्ट, एमओबी एक भी रेजिस्टेंस होता है। एमओबी का काम है ये जितना वोल्ट का एमओबी सर्किट पे लगा हुआ है उससे अगर वोल्टेज हाई आ जाए तो ये फ्यूज या थर्मिस्टर ब्लो होके इस सर्किट को प्रोटेक्शन मोड में डाल देता है। देखिए, उसके बाद एक हाई मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस, फिर एक कैपेसिटर। फ्रेंड, उसके बाद क्या आता है, एक एएमएमसी लाइन फिल्टर चॉपर, एमएमसी कॉइल जिसको बोलते हैं। इसका काम है, इसका इनपुट या आउटपुट में जो रिपल्स बनता है उसको प्यूरिफाइड करने का काम इसी का है। उसके बाद आता है ब्रिज सेक्शन डायोड का। यहाँ तक तो हो गया। इसमें क्या होता है, 220 वोल्ट एसी हम लोग देते हैं, तभी जाके डायोड से 220 वोल्ट डीसी आउटपुट हो जाती है। इतना तक आप लोगों को करता हूँ समझ में आ गया। अभी क्या होगा, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एसएमपीएस को पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद पीएफसी को हम लोग इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि ऐसे करने से आप लोगों को समझ में आसानी होगी। देखिए, ये तो डायोड वाला हिस्सा मिल गया, समझ में आ गया फ्रेंड। अभी क्या करते हैं, इसको ग्राउंड कर देते हैं और इसमें एक फिल्टर को डाल देते हैं, फिल्टर कैपेसिटर को, क्योंकि फिल्टर होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए,
क्या हुआ, AC 200 वोल्ट AC हम लोग फ्यूज से इनपुट किए हैं और AC का और एक हिस्सा को थर्मिस्टर होके कॉइल तक आ गया और AC कॉइल तक आ गया। कॉइल से होके सीरीज में डायोड की एनोड एंड कैथोड का जंक्शन में AC इनपुट कर दिया हूँ और एक AC का लाइन को हम लोग क्या किया और एक डायोड का एनोड कैथोड जंक्शन में इनपुट कर दिया हूँ और दोनों कैथोड होके पॉजिटिव वोल्टेज हम लोग ले लेते हैं और दोनों एनोड होके हम लोग नेगेटिव वोल्टेज को ले लेते हैं। फिर एक कैपेसिटर लगा के उसको बूस्ट अप कर देते हैं। अभी इसमें हम लोग एक पावर सप्लाई को इनबिल्ट करेंगे फ्रेंड। आप लोगों को पता है एक चौपार का प्राइमरी, चौपार पे तीनों वाइंडिंग रहता है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक ऑक्सिलरी होती है। जो लोगों ने पहला वाला वीडियो देखा था SMPS का, जितना वीडियो मैंने डाला है, तो वो लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए अभी क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव सप्लाई ये कहाँ आ गया, ये चौपार की इसी हिस्से पे आ गया। सो यहाँ पे क्या करेंगे, एक मोस्फेट लगा के चौपार पर स्विचिंग करेंगे फ्रेंड। हम लोग क्या करेंगे, एक N चैनल का मोस्फेट ले लेंगे। N चैनल का मोस्फेट का जो सोर्स है उसको ग्राउंड किया जाता है। देखिए ये जो हाई वोल्टेज है मोस्फेट के अंदर स्विचिंग बहुत स्पीड से होता है, उसके लिए क्या करता है, इसका सोर्स में एक रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड करता है। क्योंकि मोस्फेट क्या करता है, खूब बहुत हाई स्पीड में स्विचिंग करता है। तभी अगर ये मोस्फेट में कुछ खराबी आ जाए, तभी ये पॉजिटिव वोल्ट, ये जो पॉजिटिव वोल्ट देख पा रहे हो पॉजिटिव वोल्ट, एक क्या पॉजिटिव वोल्ट, ये पॉजिटिव वोल्ट क्या करता है, इधर तक आता है। देखिए ये पॉजिटिव वोल्ट इधर से आके चप्पर से होके क्या करता है, ये जो मोस्फेट है, मोस्फेट की ड्रेन तक इनपुट हो जाती है और ग्राउंड क्या करता है, ये मोस्फेट से होके स्विचिंग के टाइम ड्रेन से आउट होके चौपार पे जाता है, तभी जाके चौपार पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अभी क्या होगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने से जो उल्टा बिजली पैदा होता है उसको क्या करता है, एक डायोड और एक कैपेसिटर लगा के इसी पॉजिटिव सप्लाई में जोड़ दिया जाता है। सो आप लोगों ने देखा है पहला वाला वीडियो में सब कुछ, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉ कर लेता हूँ, आप लोगों को समझने में आसानी होगी इसीलिए। सो इसमें जब पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएगा तब भी क्या करेगा, ये पॉजिटिव वोल्टेज ऑफ टाइम पे यहाँ से होके ये वाला जो पॉजिटिव हिस्सा है, ये वाला जो पॉजिटिव हिस्सा है, इसमें जाके वोल्टेज को पहुँचा देगा। तभी इसमें जो ज़्यादा वोल्टेज पैदा होता है उसमें ये मोस्फेट डैमेज नहीं होगा। देखिए मोस्फेट की गेट में एक PWM IC को इन्बिल्ट करना है, क्योंकि इसको स्विचिंग करने के लिए एक PWM IC का ज़रूरत है। ये IC को एक्टिव होने के लिए एक स्टार्टअप सप्लाई का ज़रूरत है। सो हम लोग क्या करते हैं, इसी 330 वोल्ट से कुछ रेजिस्टेंस लगा के इसका VCC के अक्रॉस सप्लाई दे देते हैं, तभी जाके क्या ये एक्टिव हो जाती है। और इस पे हम लोग क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस को ग्राउंड करते हैं और एक कैपेसिटर लगा के ग्राउंड करते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कोई भी ऑसिलेटर को काम करने के लिए उसमें RTNCT का ज़रूरत है, जो मैंने ऑसिलेटर वाला वीडियो पे आप लोगों को समझाया था। जो लोगों ने नहीं देखा है चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो फ्रेंड। सो ये ऑसिलेटर काम करने के लिए इसका सप्लाई वोल्टेज इधर आ गया। अभी ये क्या करेगा, ये जो मोस्फेट है इसका गेट पे स्विचिंग पल्स भेज देगा, तभी जाके ये क्या मोस्फेट क्या करेगा, स्विचिंग करना स्टार्ट कर देगा। मोस्फेट स्विचिंग करना स्टार्ट कर देगा तभी जाके क्या होगा, ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इसमें से वोल्टेज रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा।
तभी क्या एक रेजिस्टेंस और एक लो ओम्स का रेजिस्टेंस एंड एक डायोड लगा के हम लोग इसका जो परमानेंट वाला VCC है इसको हम लोग दे देंगे और एक कैपेसिटर लगा के उसको भी फिल्टर कर देते हैं। तभी क्या इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा ये ऑक्सिलरी से भी वोल्टेज पैदा होगा, उसी वोल्टेज क्या करेगा ये ऑसिलेटर सेक्शन को वोल्टेज देगा काम करने के लिए। और ऑक्सिलरी हिस्से का और एक पार्ट क्या रहता है ग्राउंड के साथ रहता है PWM सेक्शन। फ्रेंड अभी क्या है ये जो SMPS है इसका फीडबैक का ज़रूरत है क्योंकि आउटपुट में कितना वोल्टेज बन रहा है उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें एक ऑप्टो कपलर लगाएंगे। ऑप्टो कपलर की एक हिस्से में क्या रहता है LED रहता है और एक हिस्से में एक ट्रांजिस्टर रहता है, आप लोगों को पता है। सो इसी से क्या होगा ये जो पावर सप्लाई का आउटपुट सेक्शन है इससे हम लोग क्या करेंगे एक डायोड लगा के और एक फिल्टर लगा के इसका जो सप्लाई है आउटपुट कर देंगे। इसी सप्लाई से हम लोग एक R1 एंड एक R2 इसको भी ग्राउंड कर देंगे आउटपुट के साथ। R2 लगा देंगे, लगा के देखिए TL431 ले लेते हैं। TL431 का जो एनोड वाला हिस्सा है उसको ग्राउंड कर देते हैं, आप लोगों को पता भी है। और ये क्या होता है ये रेफरेंस को हम लोग क्या करते हैं ये R1 ये R2 के इसी हिस्से से एक सप्लाई लगा के इसका जो फर्स्ट नंबर पिन है TL431 का उसके साथ जोड़ देंगे क्योंकि TL431 क्या करेगा जब भी इसका रेफरेंस पिन पे 2.5 वोल्टेज आ जाएगा तभी ये क्या करेगा ये आउटपुट की लोड के हिसाब से उतना मिली एम्पेयर का करंट ये प्रोवाइड कर देगा। सो कपलर का जो नंबर 2 पिन है वो उसको हम लोग क्या करेंगे ये TL431 का नंबर 3 पिन से जोड़ देते हैं और नंबर 1 पिन है इसको पॉजिटिव सप्लाई देना पड़ेगा। तो तभी जाके क्या करेंगे इसी सप्लाई से और एक हाई वोल्ट और एक रेजिस्टेंस लगा के हम लोग इसको दे देते हैं। देखिए फ्रेंड इसको जोड़ देते हैं तभी जाके क्या आउटपुट पे वोल्टेज जब भी पैदा होगा आउटपुट से वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज इधर आ जाएगा और इधर से होके जब इधर 2.5 वोल्ट रेफरेंस मिल जाएगा TL431 को तभी ये क्या करेगा इसका कैथोड से एनोड तक आउटपुट की लोड के हिसाब से ये उतना मिली एम्पेयर के करंट भेज देगा। तभी ये कपलर का जो LED है ग्लो हो जाएगा। कपलर का जो LED ग्लो होने के बाद क्या होता है ये जो कपलर में ट्रांजिस्टर रहता है ये एक्टिव होगा। इसी ट्रांजिस्टर को एक्टिव होने के बाद क्या होता है इसका जो नंबर 3 पिन है ट्रांजिस्टर का इमीटर वाला पिन है ये ग्राउंड के साथ जुड़ा रहता है। कहाँ की ये हाई वोल्टेज की ग्राउंड के साथ रहता है प्राइमरी के सेक्शन के साथ। और इसका जो फीडबैक वाला पिन है ये 4th नंबर पिन इसी से फीडबैक आउट होता है। तो PWM को हम लोग उसी पिन से एक फीडबैक दे देते हैं। इतना तक आशा करता हूँ आप लोगों को पता है क्योंकि मैं बहुत दिन से इसी टॉपिक में बहुत सा वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। इधर से AC इनपुट होने के बाद इधर तक AC आ जाती है और इधर से AC का और एक लाइन इनपुट होके इधर तक AC 220 वोल्ट AC आ जाती है। आने के बाद एक कॉइल होके डायोड एनोड ऑन कैथोड में हिस्से में आ जाती है AC और इधर AC आ जाती है ये भी 220 वोल्ट आ जाती है। तभी जाके ये डायोड क्या करती है ब्रिज डायोड AC को DC में कन्वर्ट करके ये SMPS में काम करने के लिए भेज देता है। कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है। सो कैपेसिटर क्या करता है इधर फिल्टर कर देता है। फिल्टर करने के बाद ये चॉपर का जो प्राइमरी हिस्सा के फर्स्ट वाला पिन पे ये उसी DC वोल्टेज को इनपुट कर देते हैं। उसी DC वोल्ट क्या होती है चॉपर से होके ये मोस्फेट में इन हो जाती है। मोस्फेट की कौन सा पिन पे ड्रेन वाला पिन पे। और सोर्स से हम लोग एक लो ओम्स रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड करते हैं और गेट में PWM पल्स देते हैं। PWM पल्स को एक्टिव होने के लिए
रेजिस्टेंस लगा देते हैं सप्लाई से। लगाने के बाद ये PWM सेक्शन एक्टिव हो जाता है और इसमें RTCT का ज़रूरत है वो भी लगाते हैं। देखिए बहुत सी ऐसी है जिसमें सिर्फ RT लगा के छोड़ देते हैं, उसके IC के अंदर ही इनबिल्ट रहता है CT, क्योंकि कोई भी ऑसिलेटर को काम करने के लिए RT एंड CT दोनों का ज़रूरत पड़ती है, तभी जाके उसमें PWM पल्स बनती है। और एक बात मैंने इधर भूल गया, ये जो PWM IC है इसको ग्राउंड देना मैंने भूल गया था, ग्राउंड दे दिया है। तो PWM सेक्शन को काम करने के लिए सप्लाई ग्राउंड मिल गया, तब ये PWM पल्स भेजेगा मोस्फेट की गेट में, तभी इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने से ऑक्सिलरी में भी कुछ वोल्टेज पैदा होगा। सो उसी वोल्टेज ये डायोड से होके PWM में फिर VCC आ जाएगा, तभी इसमें चलता रहेगा स्विचिंग प्रोसेस चलता रहेगा। तभी देखिए आउटपुट में वोल्टेज कुछ बनेगा, बनने के बाद ये TL431 ये कपलर को हाई लो करेगा। कपलर का जो LED है ये हाई लो होने के बाद क्या होता है, इसका इनबिल्ट जो ट्रांजिस्टर है वो इसी के हिसाब से एक ग्राउंड को PWM पल्स को फीडबैक रूप के भेजता है। जितना भेजना था ये उसी के अक्रॉस, ये ग्लो होने के लिए ये जितना ग्लो होगा उसी के अक्रॉस ये आती है। सो इतना तक पता चल गया, पावर देते ही ये वोल्टेज बन जाएगा। अभी क्या करेंगे, इसमें से और एक SMPS को जोड़ेंगे, क्योंकि इतना तक आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत आसानी से पता चल गया। फ्रेंड आप देख पाएंगे कि जो PFC सप्लाई है उसमें 3-4 चौपार रहता है। फर्स्ट वाला जो चौपार है ये मदरबोर्ड को रन करने के लिए ये जो सप्लाई है ये बनता है। इसमें ज़्यादातर सेट में 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट ऐसे करके बनता है, क्योंकि मदरबोर्ड को 5 वोल्ट 1 एम्पियर या 2 एम्पियर होने पे मदरबोर्ड एक्टिव हो जाती है, तभी जाके ये SMPS को बनाता है। क्योंकि मदरबोर्ड को एक्टिव होने के लिए उतना हाई एम्पियर का करंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, सो इसीलिए इसको बना लेता है। देखिए सेट किसी भी सिचुएशन पे रहे, स्टैंड बाई के या बिना स्टैंड बाई के, तभी ये पावर सप्लाई एक्टिव रहता है। क्योंकि ये क्या करता है, पावर सप्लाई से वोल्टेज मदरबोर्ड को डायरेक्टली देता है। क्योंकि मदरबोर्ड को एक्टिव हर टाइम रहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जब स्टैंड बाई मोड पे सेट को रख देते हो सब कुछ तो ऑफ रहता है, लेकिन मदरबोर्ड में वोल्टेज रहेगा, तभी जाके आप जब रिमोट से पावर ऑन बटन प्रेस करोगे तभी मेन बोर्ड को पता चलेगा कि भाई इनपुट कोई कुछ दे रहा है, हमको एक्टिव होना है। सो उसके लिए ये पावर सप्लाई हर टाइम एक्टिव रहता है। देखिए उसके बाद और एक पावर सप्लाई जिसमें इनबिल्ट होता है, वो क्या करता है, LCD का जो बैकलाइट है उसको एक्टिव करने के लिए और एक पावर सप्लाई को इनबिल्ट करते हैं, जो स्टैंड बाई कंडीशन पे डेड कंडीशन पे रहता है। स्टैंड बाई सिचुएशन पे डेड कंडीशन पे रहता है। उसी से साउंड का सप्लाई आउटपुट होता है, LCD का बैकलाइट आउटपुट होता है और पैनल सप्लाई भी आउटपुट होता है। क्योंकि उसी से होकर जो वोल्टेज बनता है, हर एक वोल्टेज का एम्पियर लेवल हाई का जरूरत पड़ता है। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, और एक पावर सप्लाई को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग PFC को जोड़ेंगे। देखिए और एक पावर सप्लाई को हम लोग पहले बना लेते हैं, एक चौपार बना लेते हैं फ्रेंड। चौपार से इधर से क्या होता है, ज़्यादातर SMPS में 2-3 वोल्टेज आउट होता है। ये चॉपर में एक खासियत क्या है, इसमें सिर्फ प्राइमरी कॉइल का ज़रूरत पड़ता है, इसमें सेकेंडरी कॉइल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है वो मैं आप लोगों को आगे जाके समझाता हूँ। ये जो प्राइमरी का कॉइल है इसको VCC का ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं, उसी VCC से एक VCC इसको इनबिल्ट कर देते हैं। कहाँ से, यही VCC, यही जो कैपेसिटर का जो VCC वाला हिस्सा है देखा है आपने, उसी VCC से का हम लोग इसको जोड़ देते हैं। देखिए एक्चुअली ये जो कैपेसिटर होता है ये रहता है इधर ही रहता है, क्योंकि ये फिल्टर होने के बाद ही इसे से सब कुछ वोल्टेज आउट होता है। सो VCC इनपुट होने से पहले ही ये कैपेसिटर को इनबिल्ट किया जाता है। फिर एक
एसएमपीएस को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक मोस्फेट को जोड़ेंगे फ्रेंड। उसी प्रोसेस में इसका सोर्स को लो ओम्स रेजिस्टेंस से ग्राउंड, ड्रेन को प्राइमरी के साथ, एंड इसमें भी एक रेजिस्टेंस, एक पीएफ और एक डायोड जोड़ देंगे। इसमें भी एक पीडब्ल्यूएम सेक्शन की ज़रूरत है। देखिए पीडब्ल्यूएम में भी एक रेजिस्टेंस लगा के आरटी और एक कैपेसिटर लगा के सीटी दे दिया जाता है, और डायरेक्टली एक ग्राउंड दिया जाता है पीडब्ल्यूएम सेक्शन को। एंड इसके जो गेट हिस्सा है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पीडब्ल्यूएम सेक्शन से पीडब्ल्यूएम पास को गेट में भेज देता है। लेकिन ये ऐसे अभी तक काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें हम लोग ने वीसीसी इन्बिल्ट नहीं किया। वीसीसी का जो फंडा है उसको मैं बाद में आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। इसमें फीडबैक सर्किट को हम लोग बना लेते हैं। फीडबैक का जो प्रोसेस क्या है, इसमें हर एक कैपेसिटर जोड़ देते हैं जितना वोल्टेज आउट होना है। देखिए ऐसा हर एक सेट में होगा ऐसा कोई बात नहीं है, मैं बेसिक समझा रहा हूँ। किसी किसी सेट में और भी अलग तरह का सर्किट रहेगा, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल यही रहेगा। जैसे मान लो ये जो सोनी का सेट है, इसमें देखिए बहुत सारा चौपार है। इसमें ए है एलसीडी बैकलाइट के लिए, ये ऑडियो सेक्शन के लिए, ये देख पा रहे हो पीएफसी है, और इधर देखिए ये दो है, एक 12 वोल्ट के लिए है और एक साउंड के लिए। हर एक कंपनी उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बोर्ड डिजाइन करते हैं, लेकिन सिस्टम जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हर एक कंपनी के लिए एक ही रहता है। सो जो लोग बेसिक समझते हैं वो लोग किसी भी सर्किट पे काम कर सकता है। क्योंकि देखिए मेरे पास तो हर एक सर्किट नहीं आता है काम करने के लिए, लेकिन मेरे को बेसिक पता है तो मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ क्या फॉल्ट हो सकता है, क्यों नहीं ये बन रहा है। मेरे को बेसिक पता है तो मैं ढूंढ पाऊँगा ना। सो उसी तरह मैं भी चाहता हूँ आप लोगों को बेसिक मजबूती हो, क्योंकि इसी लाइन पे आपको टिके रहना है तो बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका जो मकान है उसको अच्छा बनाने के लिए, आपका जो मकान बनने से पहले वाला जो कंक्रीट है, भीत जिसको बोलते हैं, वो अच्छा नहीं होगा, वो सही नहीं होगा तो आपका मकान तो उतना अच्छा नहीं बनेगा ना। इलेक्ट्रॉनिक्स का मूल जो भीत होता है वो बेसिक होता है। बेसिक प्रिंसिपल जिसका अच्छा है वो हर एक सिस्टम पे जाके काम कर सकता है। सो वो एलईडी हो, एलसीडी भी हो, कोई भी पावर सप्लाई हो, कोई भी कंपनी इक्विपमेंट हो, आप लोगों को बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आप कहीं भी सर्किट पे जाके काम कर पाओगे। सो देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें फीडबैक जोड़ेंगे फ्रेंड। फीडबैक जोड़ने के लिए क्या है, उसी प्रोसेस R1 एंड R2, इसको ग्राउंड। ठीक है, जो लोग एसएमपीएस चैनल में जितना एसएमपीएस का वीडियो है नहीं देखा है, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ जाके एक बार हर एक वीडियो को अच्छी तरह से बिना स्किप करते हुए देखिए। देखने के बाद ऐसा सर्किट आप लोग खुद डिजाइन कर पाओगे। मेरा मानना है बेसिक का जितना एसएमपीएस का जितना बेसिक वाला वीडियो है अगर आप लोग देख लेंगे तो कोई भी सर्किट एसएमपीएस सर्किट पे आप लोग जाके दे धड़ाधड़ काम कर सकते हो। अभी क्या करेंगे, इसमें फीडबैक लगाते हैं और इसमें एक कपलर को जोड़ देते हैं। कपलर का ये एलईडी हिस्सा है, इसमें एक TL431 उसी के अक्रॉस पहले जैसा एसएमपीएस में ग्राउंड, और इसको कपलर में, और इसका 3rd नंबर पिन पे रेफरेंस। देखिए फ्रेंड रेफरेंस मिल गया। अभी क्या करता है, इसी सप्लाई से और एक रेजिस्टेंस लगा के हम लोग क्या करेंगे, इसका जो VCC है कपलर का VCC प्लस सप्लाई देना ज़रूरत है। सो प्लस सप्लाई दे दिया है। कभी कभार इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, वो सर्किट का सेफ्टी के बारे में
सोच के कंपनी वालों ने बहुत सा कंपोनेंट जोड़ता है, लेकिन बेसिक फंडा हर एक सर्किट में सेम रहता है। इसमें क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर जिसका ये रेजिस्टेंस एक लगा के हम लोग ग्राउंड मार देते हैं, और इसमें होके फीडबैक भेज देते हैं फ्रेंड। देखिए अभी ये जो एसएमपीएस है, इसको एक्टिव होने के लिए क्या ज़रूरत है, ये पीडब्ल्यूएम सेक्शन का जो आईसी है इसको वीसीसी का ज़रूरत है। वीसीसी जब तक ये आईसी को नहीं दिया जाता है तब तक क्या होता है, ये आईसी ऑफ कंडीशन पे रहता है फ्रेंड। देखिए कैमरा पे पूरा पिक्चर नहीं आ रहा है क्योंकि ये बड़ा सर्किट है फ्रेंड, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए एक एक पार्ट को ड्रॉ करके आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखिए अभी क्या होता है, अभी जो फंडा स्टार्ट होता है, ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई से क्या होता है, ये 5 वोल्ट मेन बोर्ड तक, ये मेन बोर्ड तक इनपुट होता है, ये 5 वोल्ट, ये मेन बोर्ड, ये जो मदर बोर्ड पे वीसीसी, ये जो, क्योंकि ये जो एसएमपीएस है इसमें तो वोल्टेज कांस्टेंट प्रेजेंट है, पावर देते हैं हम लोग जब इस पर इनपुट पावर करेंगे, पीसीबी में जब पावर इनपुट करेंगे तभी ये एसएमपीएस तुरंत एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद देखिए ये वोल्टेज, फर्स्ट ये वोल्टेज क्या होता है, मदरबोर्ड पे जाके इन होता है। मदरबोर्ड से आप लोग देखोगे एक पीएस ऑन बोल के वोल्टेज आउट होता है, जो पावर ऑन क्या होता है, वो क्या करता है, बाकी जो एसएमपीएस पे और जो पावर सप्लाई रहता है, ये वाला पावर सप्लाई जो हाई एम्पियर आउटपुट करता है, उसको एक्टिव करने के लिए इधर और एक कपलर को लगा देते हैं कंपनी ने। देखिए इसी में ऑफ ऑन का प्रोसेस होता है। कैसे होता है, उसी प्रोसेस में कपलर में क्या रहता है, एक एलईडी रहता है। ये एलईडी को, ये जो सप्लाई है इसका रेजिस्टेंस से पहले एक सप्लाई देके इसी कपलर का जो पॉजिटिव हिस्सा है इसमें सप्लाई दे देती है। देखिए ये जो पॉजिटिव सप्लाई आउट होता है ना फ्रेंड, इसी पॉजिटिव सप्लाई से क्या करता है, एक ऐसे रेजिस्टेंस लगा के कपलर का जो पॉजिटिव हिस्सा है इस पर सप्लाई भेज देती है। और क्या करता है, इसका जो नेगेटिव वाला हिस्सा है, क्योंकि इसमें नेगेटिव वोल्टेज अगर हम लोग नहीं देंगे तो ये कपलर एक्टिव नहीं होगा। सो इसी नेगेटिव सप्लाई पे एसएमपीएस पे क्या होता है, TL43 लगा देता है। लेकिन इधर क्या करता है, देखिए इधर एक ट्रांजिस्टर लगा देता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा देता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर का एमिटर ग्राउंड और कलेक्टर के साथ इसको जोड़ देता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में आप लोगों ने क्या सीखा था ट्रांजिस्टर वाली वीडियो में, इसके बेस में एमिटर से 0.75 वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, तभी जाके ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, एमिटर से कलेक्टर तक सप्लाई को पास करेगा। सो इसके बेस में क्या होता है, मेन बोर्ड से सप्लाई आता है, स्विचिंग सप्लाई रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर होके आता है। सो जब भी ये वाला ट्रांजिस्टर पे 0.75 वोल्टेज ये मदरबोर्ड से आ जाएगा, तभी ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, ये जो इसका एमिटर ग्राउंड है, एक ग्राउंड को इसी कपलर में भेज देगा। कपलर में तो पहले से देखे पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा था, नेगेटिव वोल्टेज का ज़रूरत है। ये मेन बोर्ड से ये जो पॉजिटिव वोल्टेज मेन बोर्ड पे इन हो रहा है, इसमें जब हम लोग रिमोट से पावर दबाएंगे, पावर की या पैनल से पावर की दबाएंगे, तभी ये मेन बोर्ड पहले क्या काम करेगा, पहले ये पीएस ऑन वोल्टेज को जनरेट करके ये ट्रांजिस्टर की बेस में भेज देगा। ट्रांजिस्टर की बेस में वोल्टेज भेजते ही ये एमिटर से नेगेटिव वोल्टेज कपलर पे आ जाएगा, तब ये कपलर एक्टिव। पता चल रहा है फ्रेंड, कपलर एक्टिव होते ही कपलर में जो ट्रांजिस्टर रहता है, ये जो ट्रांजिस्टर रहता है, ट्रांजिस्टर का एक हिस्से में क्या होता है, ये जो फर्स्ट वाला एसएमपीएस है, इसका ये जो वीसीसी है, ये देख पा रहे हो, ये जो वीसीसी लाइन है,
इसी VCC को क्या करता है, एक लो ओम्स रेजिस्टेंस एंड एक डायोड को जोड़ के और एक VCC बना के एक कपलर में इनपुट कर दिया जाता है। समझ पा रहे हो फ्रेंड? क्योंकि ये जो ऑक्सिलरी सप्लाई है इसमें तो हर टाइम VCC प्रेजेंट है। सो उसी VCC को देखिए ये डायोड होके कपलर में भेज दिया है ट्रांजिस्टर की साइड में, क्योंकि आप लोगों को पता है कपलर में ट्रांजिस्टर रहता है। सो कपलर को जब ये ट्रांजिस्टर PS ऑन वाला वोल्टेज देगा तब ये कपलर क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद कपलर से ये VCC सप्लाई पॉजिटिव वोल्टेज आउट हो जाएगा। आउट होगा फ्रेंड, ये VCC आउट। यही VCC क्या करेगा, ये जो PWM सेक्शन है देखिए, ये PWM सेक्शन पे आके इनपुट हो जाएगा फ्रेंड। ये जो VCC है, यही VCC देखिए क्या होता है। ये वाला जो VCC है, अब देख पा रहे हो फ्रेंड, ये जो डायोड होके VCC बन रहा है, ये VCC क्या होता है देखिए, यही VCC ये ऑक्सिलरी होके, ये देखिए डायोड होके कपलर को जब ये PS ऑन मिल गया तब ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, ये नेगेटिव वोल्टेज को कलेक्टर में भेज देगा। भेजने के बाद ये कपलर एक्टिव होने के बाद कपलर से ये जो VCC आगे इधर ठहरा था, इधर ये VCC इधर रुका हुआ था, वो VCC क्या करेगा, ये ट्रांजिस्टर से होके ये IC तक VCC, ये PWM IC तक VCC आ जाएगा। जब भी ये PWM सेक्शन को VCC मिल जाती है तब ये PWM सेक्शन को एक्टिव होने के लिए सिर्फ VCC का जरूरत था। VCC एक्टिव होते ही, VCC PWM सेक्शन पे आते ही ये क्या करेगा, ये चॉपर को एक्टिव कर देगा, क्योंकि VCC तो इसको मिल गया है और ग्राउंड भी मिल गया है। तब ये स्विचिंग पल्स छोड़ देगा। स्विचिंग पल्स देते ही चॉपर एक्टिव होते ही आउटपुट में वोल्टेज बनना स्टार्ट हो गया। कौन सा वोल्टेज, बैकलाइट का वोल्टेज, ऑडियो वोल्टेज, पैनल वोल्टेज, जिस सर्किट में जिसका रिक्वायरमेंट रहता है वैसा वैसा वोल्टेज आउट हो जाएगा। तो अभी हम लोगों को पता चल गया कि मेन बोर्ड के साथ ये इसका कनेक्टिविटी क्या है। आशा करता हूँ पता चल गया फ्रेंड। अभी तक इसमें हम लोगों ने PFC को इनबिल्ट नहीं किया हूँ। अभी ये सिर्फ ये 330 वोल्ट जो होता है उसी पे ये काम कर रहा था। अभी हम लोग इस पे PFC को इनबिल्ट करेंगे। अभी आप लोग ये बता सकते हो कि PFC का जरूरत क्या है। ये तो अच्छा खासा काम कर रहा था। देखिए फ्रेंड, ये जो मेन PCB है इससे ओनली मदरबोर्ड का स्टैंड बाय सेक्शन चलता है। सो उसी सेक्शन पे ज़्यादा करंट का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ये वाला जो चौपार है इसको एक्टिव होने के लिए देखिए, और ये वाला जो चौपार है इसमें से जो वोल्टेज आउट होता है उसी वोल्टेज में एम्पियर ज़्यादा जरूरत है। वोल्टेज जितना ज़रूरत है वो 24 वोल्ट तो लो एम्पियर पे बन जाएगा, लेकिन जितना एम्पियर चाहिए उसमें ये चौपार नहीं बना पाएगा अगर हम लोग PFC इसमें इनबिल्ट नहीं करेंगे। तो PFC का काम है क्या, इसी जो 330 वोल्टेज है इसको हाई करके भेजना है, तभी जाके ये चॉपर से वोल्टेज हाई वोल्टेज आउटपुट होता है। क्योंकि हम लोगों ने पहले क्या किया, AC को DC से कन्वर्ट कर लिया। इसका जो 50 हर्ट्ज है वो तो हम लोग सेकेंड टाइम नहीं पैदा कर पाएगा ना। सो उसके लिए हम लोगों ने इसका जो DC वोल्टेज है उसको हाई कर देती है। ये पावर सप्लाई पे एक बात अलग क्या मिला कि ये पावर सप्लाई से ऑक्सिलरी वोल्टेज कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि इसका जो ऑक्सिलरी वोल्टेज है ये फर्स्ट वाला पावर सप्लाई से आके PWM सेक्शन को मिलेगा। फ्रेंड अभी क्या करेंगे, इसमें ये दो पावर सप्लाई, ऐसा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें पावर सप्लाई में PFC को इनबिल्ट करेंगे, जो असली मुद्दा है। देखिए PFC क्या करता है, PFC एक बूस्ट अप सर्किट है। चैनल पे मैंने पहले ही बूस्ट कन्वर्टर का
वीडियो बना के डाला हूँ, आप लोगों ने जो नहीं देखा है जाके देख सकते हो। इसमें और कुछ नहीं, उसी बूस्ट कन्वर्टर का जो सर्किट है उसको इनबिल्ट किया हुआ है। देख इसमें क्या होता है, इसी लाइन पे एक कॉइल को, पीएफसी कॉइल को जोड़ देते हैं ऐसे करके। ये जो लाइन है, इसमें लाइन नहीं है, ये सप्लाई ऐसे करके एक पीएफसी कॉइल, इसी लाइन के सीरीज में एक पीएफसी कॉइल को जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद क्या होता है, एक ऐसा डायोड को जोड़ देते हैं। क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ, वीडियो को देखने के बाद आप लोग जो बूस्ट कन्वर्टर का सर्किट है उसको जाके देखिए, तभी आप लोगों को ये वीडियो, ये वाला जो पार्ट है और भी आसानी से समझ में आएगा। ऐसे जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद क्या होता है, इसी डायोड के पहले एक मोस्फेट को जोड़ देता है स्विचिंग करने के लिए। ये मोस्फेट का जो सोर्स है उसको भी ग्राउंड करता है और ड्रेन को ये डायोड और एक कॉइल के जंक्शन में अटैच कर देते हैं। फिर क्या होता है, इसमें से एक पीडब्ल्यूएम आईसी हम लोग इनबिल्ट कर देते हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूएम आईसी के अलावा कोई इसको स्विचिंग पल्स नहीं दे पाएगा। सो ये क्या करेगा, इसी मोस्फेट को स्विचिंग पल्स देगा। तभी ये जो डीसी वोल्टेज है, ये जो डीसी 330 वोल्टेज है, इधर तक 330 जो वोल्ट है, ये जब तक ये मोस्फेट स्विचिंग नहीं करेगा तब तक ये 330 वोल्ट ही रहेगा। लेकिन ये एक्टिव होने के बाद इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड पैदा करके बूस्ट अप करेगा, तभी ये कैपेसिटर पे 390 वोल्ट मिलेगा। वो मैं बाद में बताता हूँ। देखिए इसमें एक पीडब्ल्यूएम आईसी लगा दिया हुआ है और इसका जो चौपार का और एक पार्ट को ग्राउंड करके ये सीधा ये आईसी को दे दिया जाता है। देखिए ये एक्चुअली इसका ऑक्सिलरी सप्लाई नहीं है, ये क्या है, आउटपुट में कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसमें फीडबैक नहीं है। इसके लिए ये जो पार्ट है इसी से ये कैलकुलेट करेगा, क्योंकि अब लोगों को क्या पता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, इसका मतलब इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, इसमें भी वोल्टेज पैदा होगा। तो इसमें जिस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसी स्पीड से इसमें बनेगा, क्योंकि इसमें टर्म्स कम है। सो इसमें वोल्टेज लो वोल्टेज पैदा होगा, लेकिन फिक्स्ड वोल्टेज पैदा होगा। इसी को कैलकुलेट करके ये क्या करेगा, ये जो पीडब्ल्यूएम सेक्शन है, सॉरी ये जो मोस्फेट सेक्शन है, इसका स्विचिंग को कंट्रोल करेगा ये आईसी। तो देखिए अभी ये आईसी को क्या जरूरत है, एक वीसीसी का जरूरत है। वीसीसी अगर इसमें आके ना पहुंचेगी तभी तक ये आईसी काम नहीं कर पाएगा। सो देखिए इसका वीसीसी कहाँ से आता है फ्रेंड, ये जो वीसीसी, ये सेक्शन को एक्टिव होने के लिए देखिए ये जो पीएफडब्ल्यू है, इसका जो वीसीसी है, ये सप्लाई से ये वीसीसी कपलर होके आ रहा था यहाँ तक वीसीसी। यही वीसीसी को क्या करता है, ये पीडब्ल्यूएम सेक्शन की वीसीसी के साथ देखिए जोड़ दिया जाता है। क्यों जोड़ दिया जाता है, क्योंकि जब तक हम लोगों ने इस सेट को स्टैंड बाय कंडीशन पे रखते हैं तब तक क्या होता है, ये ऑक्सिलरी सप्लाई का वीसीसी इधर तक आके रुक जाता है, इधर तक वीसीसी रहता है, इधर तक रुक जाता है। लेकिन स्टैंड बाय रिलीज करने के बाद ये वीसीसी ये वाला पावर सप्लाई और ये वाला पीएफसी पावर सप्लाई को भी देता है, तभी जाके ये दोनों एक्टिव होगा। क्योंकि वीसीसी ना मिलने के वजह से इसका पीडब्ल्यूएम आईसी डेड कंडीशन पे रहता है। सो स्टैंड बाय कंडीशन पे क्या होता है, ये दोनों पावर सप्लाई ऑफ कंडीशन पे रहता है और बिजली भी थोड़ा कंज्यूम नहीं करता है ये लोग। क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है इसमें बिजली का भी कंपनी वालों ने बहुत ही ख्याल रखता है ज़्यादा इन्वेस्ट ना हो, क्योंकि स्टैंड बाय कंडीशन पे हम लोगों को ये दोनों सप्लाई को एक्टिव का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सो इसके लिए क्या करता है, इसको ऑफ रखता है। जब भी रिमोट से आप ऑन करोगे तभी जाके ये दोनों
ऑसिलेटर को ए वाला ऑसिलेटर और ए वाला ऑसिलेटर को VCC मिल जाता है, तभी जाके ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद ये काम करता है और ये भी काम करता है। देखिए सो इधर VCC मिल गया। ये PWM सेक्शन को क्या जरूरत है, ग्राउंड का जरूरत है, और एक RT एंड एक CT, तभी ये क्या करेगा, स्विचिंग कंडीशन पे आ जाएगा। स्विचिंग कंडीशन पे आने के बाद ये मोसफेट का गेट में स्विचिंग पल्स भेजेगा, तभी जाके ये मोसफेट क्या करेगा, ये जो चॉपर है, इधर चॉपर कौन सा है, देखिए ये है PFC चॉपर है। PFC चॉपर पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, तभी आउटपुट पे ये 330 वोल्ट क्या करेगा। देखिए ये सप्लाई आप लोगों को पता नहीं, ये इसमें 330 से 390 कैसे बनता है, अगर उसको पता नहीं है तो आप लोगों को बूस्ट कन्वर्टर का सर्किट देखना जरूरी है। फिर भी मैं थोड़ा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए इंडक्टर, देखिए इंडक्टर का भी बहुत सा वीडियो है चैनल पे। इंडक्टर के बारे में आप लोगों को भी जानना जरूरी है, तभी जाके कोई भी चॉपर के बारे में आप लोग आसानी से जान पाओगे। देखिए चॉपर में ये जो वायर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टर। इंडक्टर का काम क्या है, इसमें हम लोग जब वोल्टेज देते हैं, देखिए ये इंडक्टर की एक हिस्से में हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज इन करते हैं और नेगेटिव ये मोसफेट होके सोर्स से होके ड्रेन तक जाता है। जब भी गेट में हम लोग PWM वोल्टेज देते हैं, तभी क्या करेगा, ये इधर पॉजिटिव देगा, एयर मोसफेट नेगेटिव वोल्टेज इधर देगा, तो इंडक्टर के दोनों हिस्से में पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। तभी जाके क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने का टाइम क्या होता है, इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने के बाद जब ये ऑफ कंडीशन पे, ये जब ऐसे ऑफ कंडीशन पे आ जाता है, इसका गेट वोल्टेज ऐसे ऑफ कंडीशन पे आ जाता है, तभी क्या करेगा, ये कोलैप्स होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक कोलैप्स होने का टाइम क्या होता है, इसमें उल्टा बिजली पैदा होता है। इसी हिस्से पे क्या होता है, तभी पॉजिटिव वोल्ट पैदा हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें नेगेटिव देते हैं मोसफेट से। मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने का टाइम इसमें पॉजिटिव वोल्टेज पैदा होती है। सो इसी पॉजिटिव वोल्टेज एंड ए 330 पॉजिटिव वोल्टेज एक साथ जोड़ के इधर हाई वोल्टेज पैदा होता है। देखिए इसको मैं बहुत आसानी से इंडक्टर वाला वीडियो में आप लोगों के लिए समझाया हुआ हूँ। जो लोगों ने देखा है कोई बात नहीं, जो लोगों ने नहीं देखा है ये वीडियो देखने के बाद आशा करता हूँ आप लोग इंडक्टर का जो वीडियो है चैनल में जाके देखिए, क्योंकि इंडक्टर भी बेसिक कंपोनेंट्स में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने के बाद क्या होगा, इधर से वोल्टेज हाई होके ये कैपेसिटर में वोल्टेज हाई वोल्टेज आ जाएगा। ये कैपेसिटर पे 390 तो मिल जाएगा, 390 वोल्ट मिल जाएगा। देखिए ये 330 वोल्ट को क्या क्या एक डायोड लगा से शॉर्ट के डायोड लगा के ये कैपेसिटर तक वोल्टेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने से पहले भी आसानी से ये वोल्टेज इधर तक आ जाती है ये डायोड। PFC पावर सप्लाई में फ्रेंड और कुछ नहीं है। आशा करता हूँ PFC पावर सप्लाई को आप लोगों में थोड़ा कुछ आसानी होगी PFC पावर सप्लाई को समझने में। देखिए PFC पावर सप्लाई में आप लोग कौन सा चॉपर कौन सी काम के लिए आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो PFC वाला चॉपर होता है आप लोगों को देखना है। ये PFC देखिए हर एक चॉपर का जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड ऑक्सिलरी पार्ट है सब अलग अलग होता है। ये सेकेंडरी पार्ट क्या रहता है, सेकेंडरी हिस्से में कोल्ड सेक्शन पे रहता है और प्राइमरी हॉट सेक्शन पे रहता है। लेकिन ये जो चॉपर होगा इसका दोनों कॉइल हॉट सेक्शन पे रहेगा। पहली बात ये है, आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए ये देखना है कि कौन सा चॉपर का दोनों वाइंडिंग प्राइमरी हिस्सा में है, उसी चॉपर PFC का है। और एक बात क्या देखना है, ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर से इन होने से पहले ये डायोड से ई आउट होने के बाद सीरीज में जो चॉपर रहता है उसको PFC हम लोग बोलता है। सो PFC सर्किट में चॉपर को आप लोग आसानी से समझ पाओगे। देखिए बहुत से सर्किट में बहुत सी टाइप का डिजाइन रहता है, जैसे कि सोनी वालों ने क्या करता है, ये जो PWM IC है इसको क्या करता है, ये जो 390 वाला वोल्टेज है इसमें से
एक ऐसे करके 4-5 रेजिस्टेंस हाई वैल्यू का लगा के इसको फीडबैक देते हैं, क्योंकि इसमें इसका स्विचिंग पल्स को कंट्रोल करने के लिए। कभी कभार क्या होता है, ये जो इनपुट सप्लाई है 330 वोल्ट, इसी से भी बहुत सी रेजिस्टेंस लगा के ये PWM IC को देते हैं। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस लगा के सप्लाई देता है, ये इसको एक्टिव रखने के लिए, लेकिन इसी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करके ये PWM IC काम नहीं कर सकता है, उतना वोल्ट इधर नहीं आता है। इसको काम करवाने के लिए ये जो फास्ट वाला SMPS का VCC सप्लाई या ऑक्सिलरी से बनता है, उसी को आना जरूरी है, तभी जाके ये IC ये PWM IC काम करेगा। एक PFC PWM IC तभी जाके काम करेगा। और ये जो सेकेंड वाला है, ये भी उसी तरह इसी VCC के ऊपर डिपेंड होके काम करेगा। देखिए कैमरा पे पूरा नहीं आ रहा है और मेरे पास भी वाइट बोर्ड नहीं है। सो वाइट बोर्ड होता तो मैं आप लोगों को आसानी से पूरा वीडियो दिखा पाता। कोशिश कर रहा हूँ एक वाइट बोर्ड लेने की। ये जो सर्किट है इसमें बहुत सी मॉडिफिकेशन रहता है, कहीं और एक कंपोनेंट्स जोड़ दिया जाता है, कहीं से कंपोनेंट्स हटा लिया जाता है। वो असली बात नहीं है, बेसिक फंडा यही है। देखिए फ्रेंड, ये जो PFC सर्किट ड्रॉ किया हूँ, इसमें और एक कंपोनेंट्स मैंने जोड़ना भूल गया था, क्योंकि वो कंपोनेंट्स को इनबिल्ट करना जरूरी है। सो देखिए मैं क्या करता हूँ, इधर ही एक कंपोनेंट्स को सो फ्रेंड, हम लोगों ने पहले जब ये सर्किट को ड्रॉ किया था, पहले क्या किया था, ये जो PWM सेक्शन है PFC सर्किट का, और ये जो बैकलाइट सेक्शन का SMPS का जो PWM सेक्शन है, ये दोनों का जो VCC है, इसको क्या किया था, ये जो पावर सप्लाई है इसका ऑक्सिलरी से एक डायोड और एक रेजिस्टेंस से VCC, इसी कपलर के जो ट्रांजिस्टर सेक्शन है उसी से काट अप करके ये सर्किट का VCC को हम लोग काट अप करते थे। लेकिन फ्रेंड, ये जो VCC सप्लाई आएगा, ये एक IC का सप्लाई वोल्टेज है। सो उसी VCC में वोल्टेज और एम्पियर प्रॉपर रहना चाहिए। उसमें जो वोल्टेज और एम्पियर रहेगा, ये कपलर में जो ट्रांजिस्टर है, वो ट्रांजिस्टर उतना वोल्टेज और एम्पियर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक P चैनल का मोस्फेट को इनबिल्ट करेंगे फ्रेंड। P चैनल मोस्फेट ले लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि आपको भी पता है पॉजिटिव वोल्टेज को स्विच करना है तो मोस्फेट लेना है, तो P चैनल का मोस्फेट लेना है। देखिए, जो लोगों को मोस्फेट के बारे में जानकारी लेना है तो चैनल पे जाके आप लोग मोस्फेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पहले से मैंने बहुत वीडियो मोस्फेट का डाला हूँ। सो मोस्फेट का जो सोर्स पिन है उस पर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला VCC को इनपुट कर देंगे, इनपुट कर देते हैं। और ड्रेन से क्या करेंगे, ये VCC को आउटपुट करके ये PWM सेक्शन को, दोनों PWM सेक्शन को भेज देंगे। देखिए, ये P चैनल मोस्फेट कब एक्टिव होगा, जब भी इसके गेट पे हम लोग क्या करेंगे, इसके सोर्स से लो वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। सो देखिए, अगर इसी मोस्फेट की सोर्स में जितना वोल्टेज है उतना वोल्टेज को ड्रेन से आउट करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके गेट में पूरा ग्राउंड दे देंगे, तभी क्या होगा, इसके सोर्स से ड्रेन तक पूरा वोल्टेज आउट हो जाएगा VCC के लिए। सो देखिए, अभी ये जो कपलर का नंबर 3 वाला पिन है उसको हम लोग ग्राउंड के साथ जोड़ देते हैं, और 4th नंबर पिन को हम लोग क्या करेंगे, इसके गेट के साथ एक रेजिस्टेंस के थ्रू जोड़ देंगे। तभी क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर जब एक्टिव होगा, एक कपलर ऑप्टो कपलर एक्टिव हो जाएगा। ऑप्टो कपलर एक्टिव होने के बाद क्या होगा, ये वाला नेगेटिव ये ट्रांजिस्टर से, ऑप्टो कपलर का जो ट्रांजिस्टर वाला हिस्सा है, ट्रांजिस्टर से होकर ये गेट पे चला जाएगा। गेट पे जाते ही ये VCC वोल्टेज जो ऑक्सिलरी से बनता है वो आके क्या करेगा, ये PWM और
ये PWM सेक्शन को चला जाएगा, तभी ये आसानी से काम करेगा फ्रेंड। ये वीडियो में आप लोगों को थोड़ा कुछ नया सीखने को मिला है। वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, और ये चैनल आप लोगों को देखने लायक लगता है तभी ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रेंड।